आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर चर्चा करेंगे। 57 वर्षों के अंतराल के बाद मीन राशि में शनि और राहु की युति बनने जा रही है। हालांकि यह संयोग हर 12 वर्षों में होता है, किसी न किसी राशि में बनता है, लेकिन मीन राशि में शनि और राहु का एक साथ आना पिछली बार 1968 से 1969 में हुआ था, जब यह युति अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रही। इस बार 2025 में यह संयोग 29 मार्च से 18 मई तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान में राहु पहले से ही मीन राशि में स्थित है और जब शनि इससे संयोग करेगा तो इसका प्रभाव कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दुर्लभ ग्रह योग के प्रभावों और संभावित परिवर्तनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप इसके अनुरूप अपनी योजनाएं और निर्णय ले सकें। जैसे ही 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, राहु के साथ उसकी युति शुरू हो जाएगी और यह संयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोनों ग्रह अत्यंत समीप अंशों में स्थित होंगे। अक्सर शनि राहु की युति को अशुभ माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव प्रत्येक कुंडली में उनकी पारस्परिक दूरी पर निर्भर करेगा। यदि दोनों ग्रहों के बीच पर्याप्त अंतर हो तो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये एक ही नक्षत्र और चरण में बेहद करीब आते हैं तो स्थितियां अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसके प्रभाव को समझने के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि यह युति किस भाव में बन रही है, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका असर निर्धारित होगा। इस ग्रह युति का प्रभाव उस भाव पर निर्भर करेगा जिसमें यह स्थित होगी, जिससे संबंधित क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं या अवसर सीमित हो सकते हैं। हालांकि अंतिम प्रभाव व्यक्ति की लग्न कुंडली और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब जब आप जान चुके हैं कि 2025 में यह विशेष युति कब बनने जा रही है, तो यह समझना भी जरूरी है कि यह 51 दिनों तक प्रभावी रहेगी और पूरे 57 वर्षों के अंतराल के बाद मीन राशि में दोबारा घटित हो रही है। पिछली बार यह संयोग 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968 और फिर 28 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1969 के बीच बना था। अब इतने वर्षों बाद शनि और राहु फिर से मीन राशि में एक साथ आ रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर भी देखने को मिलेगा। खासकर वे लोग जो विवाह या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चिंतित हैं, उन्हें इस परिवर्तन के संभावित लाभ और प्रभावों को समझना आवश्यक होगा। आगे की चर्चा में इन पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनें। यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो यह युति आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर करेगी, जो भाग्य, धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है। कर्क राशि वालों को अपनी कुंडली में चंद्रमा को 4 नंबर के स्थान पर देखना चाहिए और चंद्र कुंडली के अनुसार इस युति के प्रभावों को समझना होगा। यदि आपकी कर्क लग्न है तो भी इसका प्रभाव लगभग समान रहेगा, लेकिन गोचर के प्रभाव मुख्य रूप से चंद्र राशि के आधार पर ही देखे जाते हैं। इस बार शनि और राहु एक ही नक्षत्र और चरण में रहेंगे, जिससे इनका प्रभाव काफी तीव्र होगा। साथ ही इस अवधि में 6 ग्रहों और 5 ग्रहों की युति भी बनने वाली है, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना देगी। यह विशेष संयोग किन तारीखों पर घटित होगा और इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझें। इस महत्वपूर्ण अवधि को विशेष ध्यान से समझें क्योंकि 6 ग्रहों की युति एक शक्तिशाली खगोलीय घटना होगी। 28 मार्च को शाम 4:48 से 30 मार्च को शाम 4:35 तक सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र एक साथ संयोग करेंगे, जिससे इस समय का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को सुबह 3:30 से 27 अप्रैल को सुबह 3:04 तक चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र की 5 ग्रहों की युति बनेगी। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अनावश्यक चिंता या मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण खरीदारी या बड़ा निर्णय लेना हो तो सावधानी बरतें या संभव हो
तो इन तिथियों को टाल दें। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि गुरु ग्रह की स्थिति इस समय कुछ संतुलन प्रदान कर सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी। जब किसी भाव पर 2, 5 या 6 ग्रहों का दबाव होता है तो उसका प्रभाव समझने के लिए केवल उनकी स्थिति देखना पर्याप्त नहीं होता। उस भाव के स्वामी ग्रह की दशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यदि कर्क राशि की कुंडली का विश्लेषण करें तो गुरु 11वें भाव में वृषभ राशि में स्थित रहेगा और 15 मई तक इसी स्थिति में बना रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि गुरु भाग्य का स्वामी होकर वृषभ राशि में स्थित होगा, जो इसे स्थिरता और कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा। वृषभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा और मृगशिरा का मंगल होता है और ये तीनों ग्रह गुरु के मित्र माने जाते हैं। इसलिए भले ही गुरु शनि की दृष्टि में हो, फिर भी यह ग्रह पाप प्रभाव में नहीं आएगा। साथ ही शनि और राहु की युति भी बन रही है, लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि शनि और गुरु स्वभाव से प्रतिद्वंद्वी नहीं है, जिससे गुरु का प्रभाव अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो यह योग सामान्यतः अशुभ माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। मैंने इस योग के नाम को लेकर चर्चा नहीं की क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में इसके अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि कई कुंडलियों में इस संयोग का विश्लेषण किया गया है और यह आवश्यक नहीं कि हर स्थिति में इसका प्रभाव नकारात्मक ही हो। हाँ, यदि यह सप्तम, लग्न, पंचम, द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इस बार यह नवम भाव में घटित होगा और साथ ही 5 तथा 6 ग्रहों की युति बनने वाली है, जिसका प्रभाव भी ध्यान देने योग्य रहेगा। मैंने पहले जिन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है उन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक होगा। अब विषय की ओर लौटें तो शनि और राहु की युति नवम भाव में बन रही है और यह चंद्र कुंडली के नवम भाव को प्रभावित करेगी। यहां एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शनि और राहु स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वे मित्रवत भी रह सकते हैं, जिससे उनके प्रभाव को पूरी तरह से नकारात्मक मानना उचित नहीं होगा। अगर तात्कालिक स्थिति की बात करें तो मार्च से मई के बीच शनि और राहु की युति बन रही है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 2 ग्रह एक साथ स्थित होते हैं तो वे तात्कालिक शत्रुता का निर्माण कर सकते हैं। यह एक विशिष्ट ज्योतिषीय सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी ग्रह की ऊर्जा तब प्रभावित होती है जब वह किसी अन्य ग्रह के साथ संयोग करता है, भले ही वे नैसर्गिक रूप से मित्र हों। हालांकि नैसर्गिक मित्रता को समझने के लिए पंचांग या ज्योतिष ग्रंथों में उपलब्ध मित्रता चार्ट को देखा जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शनि और राहु आपस में मित्र हैं और राहु शनि के प्रति शत्रुता नहीं रखता। इसी तरह गुरु के भी न तो राहु से और न ही शनि से नैसर्गिक शत्रुता है। हालांकि राहु और गुरु की युति कुछ जटिलताओं को जन्म दे सकती है, लेकिन मूल रूप से इन्हें एक दूसरे का प्रत्यक्ष शत्रु नहीं माना जाता। इसलिए इस संयोग का प्रभाव परिस्थितियों और ग्रहों की सटीक स्थिति पर निर्भर करेगा, न कि केवल उनकी पारंपरिक मित्रता या शत्रुता पर। तात्कालिक दृष्टि से देखें तो शनि और राहु, जो सामान्यतः एक विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, इस अवधि में गुरु के मित्र के रूप में कार्य करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में तात्कालिक और नैसर्गिक मित्रता के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रहों के प्रभाव को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। नवम भाव में शनि और राहु की उपस्थिति को ज्योतिष में सामान्यतः मध्यम श्रेणी का योग माना जाता है, जिसका प्रभाव न तो अत्यधिक शुभ होगा और न ही अत्यधिक अशुभ। हालांकि यह संयोजन कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी लेकर आता है, वहीं कुछ सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता होगी। यदि इस अवधि में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें और केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, क्योंकि इस अवधि में अनपेक्षित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक यात्राओं के संदर्भ में भी सावधानी रखना उचित रहेगा,
क्योंकि यह समय मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस अवधि में यात्रा करते समय सतर्क रहना आवश्यक होगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं। चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से यात्राओं के प्रति आकर्षण बढ़ाता है, खासकर यदि चंद्रमा लग्न पर प्रभाव डाल रहा हो या लग्नेश के साथ स्थित हो। ऐसे में यदि आप किसी लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सावधानी बरतना आवश्यक होगा। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। यदि कोई नई जिम्मेदारी या कार्य सौंपा जाता है तो उसे अपनाने में हिचकिचाहट न करें। यह समय विवाह योग के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह के संभावित संयोग बन रहे हैं और कुछ लोगों के लिए शादी के शुभ अवसर भी सामने आ सकते हैं। यदि आपकी कर्क राशि है, चाहे आप पुरुष हों या महिला, तो इस अवधि में विवाह के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों की संभावना भी प्रबल होगी। नया घर बनने की स्थिति में गृह प्रवेश का आयोजन किया जा सकता है या किसी अन्य शुभ अवसर पर हवन एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा सकते हैं। यदि इन 51 दिनों के दौरान आप पूजा पाठ या धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं तो यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। शादी विवाह सहित अन्य धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से अचानक किसी प्रकार के आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ के संकेत भी मिलते हैं। ऐसे समय में केवल अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा और अनैतिक कार्यों से बचना ही हितकर रहेगा। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो अपने विश्वसनीय मित्रों या परिवार के सदस्यों से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि उनकी राय इस समय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि इस अवधि में रिश्तेदारों और घनिष्ठ मित्रों से लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। खासकर यदि आप लंबे समय तक बैठने का कार्य करते हैं या पहले से ही कमर दर्द की समस्या झेल रहे हैं तो अपनी शारीरिक मुद्रा और व्यायाम पर विशेष ध्यान दें। अत्यधिक चिंता और अनावश्यक विचारों से बचना भी इस समय बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि मानसिक तनाव शारीरिक कष्टों को बढ़ा सकता है। अपने शरीर की देखभाल करें, संतुलित आहार अपनाएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा जा सके। साथ ही किसी भी तरह के नशे या व्यसन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें, चाहे वह तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या कोई अन्य हानिकारक आदत हो। वैसे भी स्वस्थ जीवन की कुंजी अच्छे और शुद्ध खानपान में ही छिपी होती है, इसलिए हमेशा वही ग्रहण करें जो आपके शरीर और मन के लिए लाभकारी हो, क्योंकि गलत आदतें न सिर्फ इस समय बल्कि जीवन भर नुकसान ही पहुंचाती हैं। यदि आप पहले से ही अनियमित खानपान या हानिकारक आदतों के आदी हैं तो यह सही समय है इन्हें पूरी तरह त्यागने का। सेहतमंद जीवन शैली अपनाना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। विशेष रूप से इस अवधि में यदि आप बाहरी भोजन पर निर्भर रहते हैं तो पेट से जुड़ी परेशानियां, कमर दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, बशर्ते वे एकाग्र होकर पढ़ाई करें। यदि ध्यान भटकाया या आलस्य किया तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो पूरी मेहनत से जुटेंगे उन्हें शानदार सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, मगर किसी भी अजनबी से सतर्क रहें। यदि कोई मित्र आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे बिना जांचे परखे मानने के बजाय स्वयं सोच विचार करें ताकि कोई गलत निर्णय न लिया जाए। किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करें, खासकर जब कोई मित्र या रिश्तेदार आपको सलाह दे रहे हों। अनजान लोगों से अधिक मेल जोल इस समय टालना ही उचित रहेगा। यदि आपकी नौकरी स्थिर और अच्छी चल रही है तो इसे बनाए रखना बेहतर होगा। अत्यधिक जरूरी होने पर ही बदलाव करें। व्यापार में भी कोई बड़ा परिवर्तन तभी करें
जब इसकी सख्त जरूरत हो। अन्यथा जो व्यवस्थित रूप से चल रहा है उसे यूं ही जारी रखें। इस अवधि में भाई बहनों से जुड़ी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से इनका समाधान संभव होगा। यदि आप वाहन, मकान या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि इस समय ऐसे फैसलों की संभावना बन रही है। वहीं जीवन साथी या किसी महिला साथी से संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या तनाव उत्पन्न न हो। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना इस समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने साथी के प्रति स्नेह और समझदारी का परिचय दें। व्यापार में भी यदि कोई साझेदार है तो इस अवधि में कारोबार पर अधिक ध्यान देना फायदेमंद होगा। कम से कम 51 दिनों तक व्यापारिक स्थल पर खुद मौजूद रहकर गतिविधियों की निगरानी करें। अब बात करें आवश्यक उपायों की, तो सबसे पहले अपने खानपान को संतुलित और शुद्ध बनाए रखें। अनुचित आहार से बचना न केवल इस समय बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए लाभकारी रहेगा। कई लोग अत्यधिक सुविधाओं के बावजूद अनियमित भोजन करते हैं, जिससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार न केवल सेहतमंद शरीर की नींव रखता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। नियमित और पोषक आहार अपनाने से भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। यदि किसी के पास भरपूर धन संपत्ति हो लेकिन शरीर स्वस्थ न रहे तो वह धन भी किसी काम का नहीं रह जाता। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए और अनियमित जीवन शैली अपनाई जाए तो सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। असंतुलित खान-पान, तली भुनी या बाहरी चीजों का अधिक सेवन और समय पर भोजन न करने की आदतें धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती हैं। कई लोगों के पास हर सुख सुविधा होती है, लेकिन वे खुद के लिए 2 समय का पौष्टिक भोजन भी सुनिश्चित नहीं कर पाते। कुछ लोग नाश्ता छोड़ देते हैं तो कुछ का लंच और डिनर तय समय पर नहीं होता। विशेष रूप से वे लोग जो प्राइवेट नौकरियों में देर रात तक काम करते हैं, उनकी दिनचर्या अनियमित हो जाती है। रात 11-12 बजे छुट्टी के बाद भोजन करना, फिर सुबह देर से उठना और पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाना। यह असंतुलन न केवल शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि मानसिक थकावट भी बढ़ाता है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सेहत को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आजकल देर से विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके चलते संतान संबंधी समस्याएं भी आम हो गई हैं। सेहत ठीक न हो तो यह समस्या और जटिल हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। संतुलित आहार और सही दिनचर्या अपनाने से न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि जीवन की कई परेशानियों से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है यदि वे भगवान शिव की आराधना करें। आने वाले 51 दिन बेहद सकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते आप श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव उपासना में मन लगाएं। चाहे जल चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ करें या किसी भी स्तोत्र का नियमित जाप करें, हर रूप में लाभ मिलेगा। विशेष रूप से चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करना या सुनना इस अवधि में अत्यधिक फलदायी रहेगा। यह सरल उपाय न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें। धन्यवाद।